नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि G20 की समिट दिल्ली में समाप्त तो हो चुकी है। आज शायद लास्ट समिट होने वाली है वहाँ पे, और जिसे लेके पाकिस्तान में काफ़ी चर्चाएं चल रही है G20 की। पाकिस्तान के बहुत सारे देशों में यही चर्चा है कि भारत में जो G20 है, इंडिया ने अफ्रीकन जो यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन को भी परमानेंट सीट दे दी है। अब G20 से वो G21 हो चुके हैं। तो इसी बात को लेके हुए पाकिस्तानियों में बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। तो वही डिस्कशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये डिस्कशन जो चल रहा है, ये साजिद तरार साहब, जो कि अमेरिकन वेस्ट पॉलिटिशियन हैं और राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, और दूसरी तरफ हैं सोहेब चौधरी जी, जो कि रियल इंटरटेनमेंट चैनल के ऑनर हैं। और तो उनके बीच ये डिस्कशन हो रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। यही सारी बातें जो पाकिस्तानी करते ही हैं, तो वो हम सुनने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, और बात हम करने वाले हैं इंडिया G20 को लेकर। इस टाइम इंडिया, खासतौर पे दिल्ली, पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो से हैं वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया को लेकर। कहीं से स्टेटमेंट आती है राइट टाइम एट राइट प्लेस G20, और कहीं से ये अगर यूएस की बात करें तो स्टेटमेंट आती है कि भाई हम उर्दू में बकायदा तौर पे यूएस के ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया के साथ आगे फ्यूचर में काम करना चाहते हैं। और भी बहुत सी डेवलपमेंट है G20 को लेकर, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी चॉइस साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला सर G20 को लेकर इस टाइम। अच्छा सर, पहले ये G20 की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ। चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा, मिशन सन पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। उससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे, मुख्तलिफ कंट्रीज के विजिट पे थे, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहे। ये मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग पे रहने का ठेका है या जिम्मेदारी है, ये इंडिया वालों ने ले ली है। देखिए, मैं समझता हूँ जकार्ता में मोदी साहब जकार्ता में गए आसियान को अटेंड करने के लिए। वहां मोदी साहब ने कहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है और हम कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। मैं समझता हूँ कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल उनकी टाइमिंग चंद्रयान के साथ, और जिस तरह आपने कहा कि सन का तजर्बा, अमेरिका उनका दौरा, फ्रांस उनका जाना, उनका यूएई रुकना, फिर ग्रीस जाना, और आज 9 घंटे के लिए जकार्ता जाना, और 2 समिट्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीचेस दी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है, इंडिया, वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है सर, G20 के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ मतलब फिगर्स के साथ बात करना चाहूंगा कि तकरीबन 4100 करोड़ आई थिंक जो सा है कि वो वेलकम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, ताकि जो भी गेस्ट आने वाले हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं G20 को लेकर मुख्तलिफ स्टेट के, उनका वेलकम किया जाए। सर ये जो पैसे लगाए गए हैं इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 दिन के लिए, इनसे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? ये इन्वेस्टमेंट करके उल्टा फायदा कितना लेने वाले हैं? चौधरी साहब, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल मजीद आपको बताना चाहूंगा कि एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए, अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो जब लीडरशिप लेनी हो,
जब चाइना को compete करना हो तो चॉइस अब उसके सामने अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है, ये फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी, तो उसके लिए फिर दूसरा पंजाबी में बल्कि कहूंगा चॉइस साहब कि चुदराटा मुफ्ती थोड़ी लभदी है, फिर चुदराट करने वास्ते तो खर्चा करना पैंदा। बिल्कुल सर जी, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं, डेरे लाने पैंदे ने ते फिर मोदी साहब ने दिल्ली 'ਚ डेरा लाया, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। पर ये तुसी आप किस नजर से देखते हैं G20 को, किस नजर से देखते हैं? आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहले तो ये कहा जाता था कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो चॉइस साहब मैं सारा डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश करूंगा कि G20 के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक नई ग्रुपिंग बनी है, जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन के बाद नया जो आगे मैदान लगेगा वो ताइवान के ऊपर लगेगा, साउथ चाइना सी का। जब मोदी साहब, जब बल्कि मैं यहां बताना चाहूंगा, मोदी साहब जब आसियान में स्पीच करने के लिए जकार्ता गए तो जब उन्होंने कहा कि उन्होंने खासकर बिलखुसूस साउथ चाइना सी की बात की, उन्होंने वहां पे नेविगेशन राइट्स की बात की, उन्होंने मैरीटाइम रूल्स की बात की, तो जब ये सारी बातें उन्होंने की तो चाइना वाले ये सुन रहे थे। वहां पे उनके जो प्रीमियर जो चाइना के थे, उन्होंने वहां पे कहा है कि आपको किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ब्लॉक बन चुके हैं। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा, अमेरिका की अगर देखा जाए, भारत का टिल्ट जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ है। तो इसमें दो तीन चीजें सर, मैं इधर आपको जो सब दो तीन रोकना इसलिए चाहूंगा, आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत, मैं या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को यूएन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से, लेकिन इस मजीद बात को आगे बढ़ाना इसलिए चाहूंगा कि इस वक्त दो मसाइल, इस वक्त G20 पे दो चीजें डिस्कस की जाएंगी। भारत का इंटरेस्ट है कि वो ग्लोबल साउथ को वहां डिस्कस करे, ग्लोबल ग्रोथ को डिस्कस किया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाए, और जो ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंटल नीड्स हैं इनको डिस्कस किया जाए। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती है कि इस इकट्ठ के ऊपर यूक्रेन के बारे में बातें की जाए, जिससे भारत इज्तनाब करना चाहता है। मोदी साहब ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी कि यूक्रेन का मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस होना चाहिए। तो उसमें बल्कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने इस सारे G20 को जो टाइटल दिया है वो टाइटल है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, और उसमें जंग वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने पूरी ग्लोबल को सारा डिस्कस किया है। लेकिन इस वक्त वेस्टर्न जो लीडर आ रहे हैं, बिलखसूस यूरोपियन जो हैं, वो ये चाहते हैं कि वहां यूक्रेन की बात की जाए, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे हैं, बातें की जाएं। कुछ लोग यहां से ये भी बातें करते हैं कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की बातें की जाए, और भी कई। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब का और भारत का सारा जो फोकस है वो ग्लोबल साउथ और उसकी फाइनेंशियल नीड्स और उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ, इन चीजों पर है। और मोदी साहब ने जकार्ता 9 घंटे के लिए गए और वहां सिर्फ वो इसका G20 का मोड सेट करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद अब जो नया एक सिस्टम आएगा, एक नया दौर है, जिस तरह हर चीज नई हो रही है, उसमें भारत और ग्लोबल साउथ उसमें अपना रोल अदा करना चाहता है। ठीक है सर, इसमें एक चीज, आपने भी यूक्रेन की बात की, मैं कहता हूं कि अगर भारत और रशिया की बात करें, बहुत अच्छे रिलेशन है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन G20 की मीटिंग में रशिया के प्राइम मिनिस्टर का, हेड ऑफ स्टेट का ना आना, किस नजर से आप देखते हैं? क्या ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि मतलब अगर रशिया आएगा तो शायद यूरोप की तरफ से या वहां से कुछ लोगों की तरफ से बायकॉट किया जाए, इसलिए क्या आप किस नजर से देखते हैं? मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना और रशिया का अलायंस हो चुका है। वो आपस में कई कई बातें उनकी मुश्तरक हैं अमेरिका के खिलाफ। तो मेरे नजर, उन्होंने बल्कि यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि पुतिन साहब ने 1 हफ्ता पहले मोदी साहब को फोन करके बताया था कि मैं नहीं आऊंगा, और उनका फॉरेन मिनिस्टर वहां आएगा। लेकिन उनका ना आना भी ओरिजिनली अगर देखा जाए
तो ये G20 के लिए दोनों सेटबैक है कि शीपिंग भी नहीं आ रहे और रशिया के पुतिन भी नहीं आ रहे। ये एक सेटबैक है G20 के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरे लीडरान आ रहे हैं, जो बाइडन आ रहे हैं वहां पे, आ चुके हैं सर, ये आ चुके हैं बिल्कुल। बल्कि मैं कहता हूं कि जो बाइडन साहब कहीं कोविड-20 तो नहीं लेकर आ गए, क्योंकि उनकी वाइफ को कोविड-19 हो चुका है, तो वो लेकिन आज लैंड कर चुके हैं और भारत के लिए और G20 के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे वो। काफी पुरजोश यहाँ पे अमेरिका का सारा मीडिया भी कवर कर रहा है G20 को, और अमेरिकन पीपल आर एक्साइटेड एज वेल कि ये G20 में से क्या निकलता है आगे। ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल साउथ का जो नारा इस वक्त लग रहा है, वो किस डायरेक्शन पे जाएगा, यूक्रेन के हवाले से और ताइवान के हवाले से। मैं समझता हूं कि G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की बात करें तो वो भी इस टाइम दिल्ली में मौजूद है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला कि मुझे फख्र है कि मैं इंडियन ओरिजिन हूं। उन्होंने ये भी बोला है कि G20 के हवाले से बोला है कि राइट टाइम एंड राइट प्लेस फॉर G20, मतलब इंडिया। और इसके साथ उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट ये दी है कि मुझे प्राउड है कि मैं एक हिंदू हूं। इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूके इंडिया के आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिलेशन होने वाले हैं, बिजनेस को लेके जो डील्स होने वाली हैं? देखें, एक तो ऋषि सोनक साहब अगर देखा जाए तो वो गुजरांवाला से हैं, चौधरी साहब आपके आसपास के हैं। उनके हेरिटेज यहाँ से साउथ अफ्रीका गए थे, वहां से वो यूके शिफ्ट हुए। लेकिन उनको बिल्कुल, मैं समझता हूं, अपनी हेरिटेज के ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने मजहब के ऊपर फख्र होना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट्स में डेफिनेटली एग्री करूंगा। और मैं बल्कि आई एम प्राउड ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि ही इज नॉट जस्ट अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। प्रैक्टिसिंग हिंदू और एक एवरेज हिंदू में फर्क होता है। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इंसानी ग्रोथ के लिए फेथ का होना और अपने फेथ को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऋषि सोनक, उनका बैकग्राउंड, उनकी वाइफ का बैकग्राउंड। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। ही हैज डन वंडरफुल थिंग्स फॉर यूके। और बिलखसूस जब मैं ये बात करता हूं तो उन्होंने भारत के बारे में, बल्कि ये नहीं, उन्होंने वहां से निकलने से पहले, यूके से निकलने से पहले, उन्होंने खालिस्तान के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी थी कि आई विल वर्क विद इंडिया। और दूसरा आपने बताया कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ राइट टाइम एट द राइट प्लेस। अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पिछले जितने सालों से ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज ऑन द पीक ऑफ इट राइट नाउ। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने जिस तरह पहले कहा है कि चंद्रयान को देखें, सूरज के प्रोजेक्ट को देखें, इनका अमेरिका आना, फिर उसका फ्रांस जाना, फ्रांस से यूएई जाना, यूएई से ग्रीस जाना, आज जकार्ता जाना। ही इज अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। आने वाले दिनों में इनके बारे में कई किताबें लिखी जाएंगी और मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल जॉब, नॉट फॉर द इंडिया ओनली। मैं समझता हूं कि एज अ साउथ एशियन, एज अ पार्ट ऑफ एशिया, ही हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग लीडर, especially he's an ability to lead the Asia right now, and I'm so proud of him. ठीक है सर, मेरा वर्ल्ड अफेयर के हवाले से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से आपके मुकाबले में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ G20 को लेके। मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई। एक तो ये कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं। G20 के हवाले से मुझे समझ नहीं आया कि मतलब वो तो G20 के मेंबर नहीं है, तो उनका वहां पे आना। और इसके अलावा एक दो और कंट्री भी हैं जो कि G20 के मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो वहां पे मौजूद है। इसकी क्या वजह हो सकती है? सेकेंडली, वर्ल्ड बैंक के जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा साहब, वो भी वहां पे मौजूद हैं। इवन एशियन बैंक के आई थिंक वो भी जो प्रेसिडेंट है या हेड है वो भी वहां पे मौजूद हैं। इस तरीके से वर्ल्ड पावर्स या वर्ल्ड लेवल की पर्सनैलिटीज जो मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप आखिर में कहेंगे कि अगर बांग्लादेश के लीडर वहां मौजूद है तो आज पाकिस्तान के लीडर वहां पे मौजूद क्यों नहीं है? जी सर। अगर इसको दूसरे लफ्जों में देखा जाए, और ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है क्योंकि हम भारत के पड़ोसी हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि वहां पे इस वक्त पार्टिसिपेट करता, या एक जो गवर्नमेंट केयर टेकर है उनके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, और दूसरा पाकिस्तान के हालात नहीं है ऐसे। लेकिन
अगर देखा जाए तो चो साहब यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, जब भी इस तरह की कुछ समिट या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं G20, तो दूसरे मुल्कों के जो सदूर होते हैं वो एज ए ऑब्जर्वर वहां उनको इनवाइट किया जाता है। वो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं कि उनमें से उनको कौन सी चीजें सूट करती हैं, तो उनको उनकी भी बात को समझा जाता है, उनके मसाइल को भी समझने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त बांग्लादेश भी, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया था, एक टेक्निकल चीज है कि कोविड-19 के बाद जो दुनिया चाइना से बिजनेस लेके निकल रही है बाहर, और उसको अब दूसरे ममालिक में डिवाइड किया जा रहा है, जिस तरह वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बांग्लादेश का नाम भी है, भारत का भी उसमें नाम है। मैं ख्वाहिश करता हूं कि कभी मेरी मादरे मिल्लत का भी उसमें नाम हो, पाकिस्तान का भी नाम हो। लोग जो चाइना से बिजनेस इस वक्त निकल रहा है वो पाकिस्तान में भी जाए, हम भी खुशहाली देखें, हमारे भी वहां पे हालात अच्छे हों, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, अदालतें इंसाफ कर रही हों। होगा ऐसे इंशाल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त ना सिर्फ बांग्लादेश, दूसरे कई ममालिक के सदूर और उनके लीडरान जो हैं वो भी भारत पहुंच चुके हैं, और मैं समझता हूँ इट्स अ बिग सक्सेस, इट्स अ बिग सक्सेस। ठीक है सर, आपने बात की जैसे बांग्लादेश की और पाकिस्तान की बात की। नो डाउट ये एक बिल्कुल आम सी बात है कि भाई इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर नहीं है, इसलिए G20 में वहां पे नहीं बुलाया जाता, या नहीं वहां पे हम जा सकते। लेकिन सर जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपने रिलेशन बेहतर रखे, आज देखें वर्ल्ड पावर के साथ वो अगर बैठे हैं, या जाहिर बात है पूरी दुनिया में जब कवरेज हो रही है, पूरी दुनिया में इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है G20 को लेके, तो कहीं ना कहीं ये भी जिक्र तो आएगा कि बांग्लादेश भी मौजूद था, यानी कि बांग्लादेश का नाम भी पूरी दुनिया में जाएगा, और इससे बांग्लादेश के बिजनेस को, इकोनॉमी को और ओवरऑल इमेज को बहुत बेहतर वो होगा उनके लिए। देखें, इस वक्त बांग्लादेश चौधरी साहब काटन के बिजनेस में और काटन की मलबूसात के बिजनेस में दे आर एशिया के अंदर सबसे बड़े एक्सपोर्टर वो हैं। अगर आप बांग्लादेश के उनके प्रोजेक्ट्स देखें किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, इस रिमार्केबल। मैंने उनका एक प्रोजेक्ट पढ़ा था, वो की उसको कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स। वो हर गवर्नमेंट उनकी फॉरेन इन्वेस्टर्स को हर चीज एस्टेब्लिश करके देती है, पूरी फैक्ट्री बिल्ड करके देती है, उनको मुलाजमीन भी हायर करके देती है। तो दर हकीकत मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते, सिर्फ कागजों पे प्रोजेक्ट्स बनाने से तरक्की नहीं होते, इनके ऊपर स्टेप भी लेने चाहिए होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, उनके ऊपर सारा कुछ किया जाता है, लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ साहब इस वक्त एग्रीकल्चर पे और माइनिंग पे और दूसरी कई चीजों के ऊपर खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में वी हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान भी अगली G20 या अगली G7 की मीटिंग्स में हमारा पाकिस्तान भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। डेफिनेटली सर, एज ए पाकिस्तानी मैं भी यही चाहता हूँ, और कोई भी एजुकेटेड पाकिस्तानी हो, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो, वो यही चाहेगा कि भाई हमारा भी नाम हो, हमारी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को मानने की जरूरत है। अगर हम गलतियों को नहीं मानेंगे, गलतियों को डिस्कस नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि भाई नहीं नहीं पाकिस्तान, यानी गलती को डिस्कस करना पाकिस्तान को बदनाम करने के बराबर है, तो फिर शायद हम आगे नहीं जा पाएंगे। सर एक बड़ी बात जो G20 में हो रही है वो ये हो रही है कि शायद यूएस बैक करने वाला है इंडिया को परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशंस में, या इस तरीके से आप तक यह खबर पहुंची? देखिए, ये खबर चौधरी साहब आज की नहीं है। भारत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए काफी अरसे से इंटरेस्टेड था और उसके लिए काम हो रहा था। देखिए चौधरी साहब, आज जब भारत पहुंचा है, अगर आज सलामती काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भारत इंटरेस्टेड है या लेने की सलाहियत रखता है, तो उसके पीछे उनका एक पूरा एक कैंपेन देखी जाए अगर, तो मैं इसमें गलत नहीं होगा कि ये आज से नहीं, काफी सालों से ये कैंपेन चलाई जा रही है। आज मैं समझता हूं कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू गेट दैट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, और मैं दे डिजर्व इट द वे दे हैव बीन rising as a not only political power, as an economic power। और आज उनकी देखें जिस तरीके से इकोनॉमी इस वक्त जो है वो 5वें नंबर पर है, और जिस तरीके से मोदी साहब ने उनकी यौम आजादी पे लाल किले में खड़े होकर कहा था कि अगले चंद सालों में अगले साल भारत की इकोनॉमी 3रे नंबर पर होगी। तो जब उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होगी, दुनिया का एक इतनी बड़ी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, अगर ये टाइटल होंगे उनके पास, और जिस तरीके से उनका असर और सूख भारत के अंदर मौजूद है, जितना इंडियन डायस्पोरा इस वक्त अमेरिका में स्ट्रांग है, मेरे ख्याल में इसमें कोई बईद नहीं है कि बहुत जल्द जो है वो भारत
परमानेंट सीट हासिल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि भारतीय डायस्पोरा इन यूएस इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड और उनका इन्फ्लुएंस इज नॉट बिहाइंड इजराइल, मे बी दे आर नंबर 1 राइट नाउ एंड इजराइल बिहाइंड दैट। सर अगर हम ये कहें, अगर इस वीडियो का, इस प्रोग्राम का टाइटल ये देंगे, इंडिया इज गोइंग टू बिकम वर्ल्ड का जो सा है, मतलब ये पावर बैंक बनने जा रहा है, तो कैसी ये टाइटल रहेगा, कैसा थंबनेल रहेगा? चॉइस सब जबरदस्त रहेगा। बल्कि कल परसों मैंने कल एक ट्वीट भी की थी, शायद आपकी नजर, उसमें लिखा था कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू बिकम अ वर्ल्ड सुपर पावर। इसमें कोई शक नहीं है। वो पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, किसी भारतीय निजात प्रोफेसर ने लिखा है, जो अमेरिका के अंदर प्रोफेसर है। उन्होंने कई दलाइल उस पर दिए हैं। और जिस तरीके से मैंने उनको आपको बताया कि उनकी इकानमी इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमी राइट नाउ, और कोविड के बाद इस वक्त सारी दुनिया के सीईओ, सारी दुनिया के बिजनेस पीपल, दे आर गोइंग टू इंडिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था, फार्मास्यूटिकल, दुनिया की फार्मेसी, इस वक्त भारत पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। और उनका जो इस वक्त दूसरा प्रोजेक्ट है कि आर्मामेंट्स को, असला बना के अफ्रीका में बेचा जाए, गाड़ियां बना के बेची जाए। मैं अगले दिन हैरान हो रहा था, मेड इन इंडिया गाड़ियां तकरीबन साल की 6 से 7 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही हैं, और वो इस पे मजीद काम करने के लिए तैयार हैं। टेस्ला जा रहा है वहां पे, एप्पल जा रहा है, फोन बनेंगे वहां, आईपैड बनेंगे वहां पे, ये सारा। लेकिन उसमें देखें, ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया विल बी दिस सेंचुरी इज द इंडिया सेंचुरी, 21st सेंचुरी। ठीक है सर, एक चीज और हमने ऑब्जर्व की है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप का चार्ज संभाला है, उन्होंने, जो खबरें आती हैं कि उन्होंने अभी तक कोई छुट्टी नहीं की, उन्होंने कोई ऑफ नहीं किया। और इन 2 दिनों में, जो G20 के 2 दिन होंगे, सैटरडे संडे, इसमें उन्होंने 15 मीटिंग्स करनी है। ये मीटिंग G20 की मीटिंग्स के अलावा है, जो बायलैटरल मीटिंग होगी। इसमें कोई शक नहीं। मैं सबसे पहले जिस तरह आप बता रहा था कि अगर कल का उनका शेड्यूल देखा जाए तो वो सुबह 8 बजे निकले, इंडिया से जकार्ता गए हैं, और शाम को 6:30 बजे वापस आ गए। और इसी तरीके से मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि डॉक्टर जयशंकर किस तरीके से कंट्रीज को विजिट करते हैं और जहाज के अंदर सोते हैं, अपनी नींद वहां पूरी करते हैं। तो कौमें तरक्की ऐसे नहीं करती चौधरी साहब। एक तो सबसे पहले आपके अंदर नेशनलिज्म होना जरूरी है, दूसरा आपकी विल होना जरूरी है, दूसरा आपको लेगेसी का शौक हो। ये सारी चीजें मिलकर एक नेशन को, एक कौम को उभारती हैं या ऊपर लेकर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया है कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, कोई आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। आपने एक और बात नोट की होगी, मोदी साहब जहां जाते हैं वो अपनी इंडियन, अपनी हिंदी जबान में स्पीच डिलीवर करते हैं, उसमें आधे लफ्ज जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं उसके अंदर। तो ये चीजें, और अपने ड्रेस के अंदर जाते हैं, पजामा कुर्ता, उन्होंने वास्केट पहनी होती है। ये चीजें नेशनलिज्म को आगे लेकर आती हैं। काश हमें भी कोई मोदी साहब जैसा लीडर मिले और हमें भी उस लेवल पर लेके जाए जहां हमारा भी हक है, हमारे भी ख्वाब हैं, हमारी भी ख्वाहिशात मौजूद हैं। लेकिन मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल वर्क फॉर हिज नेशन। मैं समझता हूं कि मोदी मॉडल इज एन एक्सीलेंट मॉडल। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि हमारे लोगों को इस वक्त उनके सारी डायरेक्शन जो होती है वो यूके की तरफ होती है, कनाडा की तरफ होती है, दुबई की तरफ होती है। लूट मार का सारा पैसा वहां लेके जाते हैं। इनको ये चाहिए कि अपने करीब के मॉडल देखें, जिन लोगों से हमारी जबान मिलती है, सोचें मिलती हैं, लिबास मिलता है, जायके मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, उनके मॉडल को कोशिश करें कि वो अपने पाकिस्तान में लेकर आए। जिस तरह मैं एक और छोटी सी मिसाल दूंगा, इस वक्त अब आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है डॉक्टर शमशाद, वो डॉक्टर शमशाद है, उनकी पीएचडी इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन साथ आपके तालिबान हैं, वो कभी अफगानिस्तान से बाहर ही नहीं गए, उनकी इकोनॉमी और करेंसी आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये दर हकीकत आपके ये ब्रिटिश एजुकेटेड या अमेरिकन एजुकेटेड, ये आपके ये जो लोग हैं, ये आपकी तरक्की का बायस नहीं बन रहे। आपको चाहिए लोकल मॉडल देखें। आप अगर उससे आपको इतराज है तो आम पार्टी का मॉडल देखें। लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर मिरेकल कर रहे हैं आपके जो आम पार्टी वाले हैं। उन्होंने किस तरीके से नई दिल्ली को प्रमोट किया है। तो चाहिए बजाय लंदन से डायरेक्शन लेने के, बजाय कनाडा और अमेरिका के जाके जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पैसे रखते हैं, उस मॉडल को छोड़कर लोकल मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश करें।
ठीक है सर, आपने अफगानिस्तान की बात की कि भाई इकोनॉमी को देखा जाए और अगर इसके हवाले से करेंसी को देखा जाए तो हमारे से बेहतर है, जबकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो शायद कभी अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए होंगे, जबकि हमारी जो सी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बाहर से पढ़ी हुई हैं, पीएचडी हैं इकोनॉमी में, मतलब वो काफी ज्यादा जो एक्सपीरियंस रखती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर इशू ये नहीं है, रीजन ये नहीं है कि अफगानिस्तान के रिलेशन अपने इंडिया के साथ भी बेहतर है, अपना चाइना के साथ भी बेहतर है, इर्द गिर्द के जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ बेहतर है, पाकिस्तान के साथ कुछ खास बेहतर नहीं है। जबकि पाकिस्तान के रिलेशन ना तो अफगानिस्तान के साथ बेहतर है, ना ईरान के साथ बेहतर है, ना इंडिया के साथ बेहतर है, सिवाय चाइना के कोई भी नेबर ऐसा नहीं जिसके साथ रिलेशन बेहतर हो। शायद मेन रीजन ये नहीं कि हम बिजनेस करते हैं 7 समंदर बाहर जाके, बिजनेस कहें, ट्रेड कहें या फिर एड कहें, जबकि अफगानिस्तान अपने साथ इर्द गिर्द जो हमसाए हैं, नेबर हैं, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। शोएब साहब, इसमें अगर जितनी आपने बातें की तो फिर अगर देखा जाए तो कसूर पाकिस्तान का है, दूसरे लोगों का तो नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है आपने जितने मुल्क गिनाए हैं उनसे बल्कि आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया अफगानिस्तान के लिए, लेकिन आज वो भी आपसे उतनी नफरत करते हैं जितनी बंगाली नफरत करते हैं। इस वक्त 2.2 मिलियन अफगानी वो टिकन टाइम बम बन के फिर के हैं पाकिस्तान में आपके 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 खिलाफ, लेकिन आपका कोई कंट्रोल नहीं है। चित्राल के ऊपर तोरखम में मुसलसल जंग हो रही, लड़ाई हो रही है, बल्कि आप हमेशा आप अब आपका जब उन्होंने कतर के साथ नेगोशिएट किया आपको छोड़ गए, चाइना से नेगोशिएट किया आपको छोड़ गए, आपके ऊपर इतमाद ही नहीं, ना सिर्फ अफगानिस्तान को, किसी दूसरे मुल्क को इतमाद नहीं। आप कहते हैं कि हम दूसरे मुल्कों से ट्रेड करते हैं, ट्रेड आपने क्या करना है चोई साहब, आप पैसे मांगते हैं और वो पैसे पाकिस्तान आते नहीं, वही फ्रॉड में रख लिए जाते हैं। जो आपके 5-6 हजार लोग आप पाकिस्तान को चला रहे हैं सारे डुअल सिटीजन हैं। चाइना के साथ भी आपके रिलेशनशिप मैं बता देता हूं वो क्या है। एक तो वहां से किक बैक आप लेते हैं, ये आपके रिलेशनशिप है, वो भी आपसे बेजार है, क्योंकि आपने सबसे पहले तो उनका $26 बिलियन आपने सी पैक का खा गया, आपने पिज्जे खरीद लिए उसके, फिर उसके बाद उनके इंजीनियर्स को किडनैप करते रहे, कई दफा आपने देखा चाइना की एम्बेसी बंद रही इस्लामाबाद के अंदर। तो इन आपके कोई रिलेशनशिप उनके साथ भी रोजी नहीं है, वो भी आपसे खुश नहीं है। वो जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप हर दूसरा अफसर उनसे रिश्वत मांगता है, हर दूसरा बंदा उनसे किकबैक मांगता है, वो भी आपको समझ चुके हैं। अब अगर आप देखें तो चाइना के साथ रिलेशनशिप की वजह सिर्फ यही है कि आप अपनी भारत के साथ जो दुश्मनी है उसको बार बार चाइना के सामने बेचते हैं, लेकिन वो कितनी बेचेंगे, आप कितनी बेचेंगे? ऐसी है तो वो भी हालात किसी वक्त बंद हो जाएंगे, बल्कि बंद हो चुके हैं, क्योंकि मुआशी तौर पर आप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपकी जो सॉवरेंटी है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है आपके फाइनेंशियल हालात की वजह से। आज आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ये है कि जो आपको खैरात देता है आप उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये इसको कौन कहेगा ये फॉरेन पॉलिसी? ऐसा ही है सर। बातें और भी बहुत सी हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये है कि प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे खत्म होता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, हर क्षेत्र में आगे अपना नाम कमाए जा रहा है, तो जाहिर सी बातें हैं कुछ लोग डिस्कस करेंगे अच्छे के लिए, कुछ डिस्कस करेंगे बुरे के लिए। पर जो बात है कि इंडिया अब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, तो वो बात तो है, क्योंकि इंडिया ने साबित कर दिया है अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करके G20 में कि हाँ, सबका साथ सबका विकास वाला जो फंडा है वो मोदी जी केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली लेवल पे भी उसे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि पुतिन नहीं आए, शी जिनपिंग नहीं आए। हाँ, पुतिन के ना आने से बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा कि पुतिन को आना चाहिए था। जहाँ तक मेरा ख्याल है जिनपिंग के आने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो उसे इनवाइट करना ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना, क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।